हेलो दोस्तों, दृष्टि में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएस के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा से दरअसल इस विषय में, अर्थशास्त्र के विषय में किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आते हैं, किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है, इसके बारे में आपको गहराई से और विस्तार से पता चलेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा में, प्रीलिम्स में, हमारा सिलेबस किन किन चीज़ों पर फोकस करता है। देखिए, यहाँ पर जो सिलेबस हमारा है वो संक्षिप्त है, किंतु संक्षिप्त सिलेबस का एक रिस्क ये रहता है कि उसमें फिर सब कुछ कवर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें, जो लिखा हुआ है वो ये है कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इसका मतलब ये है कि हर वो मुद्दा जो अर्थव्यवस्था से, भारत की आर्थिक समस्या से, सामाजिक विकास से जुड़ा होगा, उन सभी पे प्रश्न आ सकता है। आर्थिक विकास के लिए सरकार के बजट से लेकर सरकार के घाटे तक, घाटे का प्रबंधन लेकर राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, और आप देखें अगर हम भारत के बैंकों की बात करें तो भारत के बैंकों से भी भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास जुड़े हैं। और इसीलिए जब आप ये शब्द देखते हैं तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर लगभग हर वो चीज़ आ सकती है जिसका संबंध देश की अर्थव्यवस्था से, देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देखें, अलग से मेंशन किया गया है कि सतत विकास किसे कहते हैं। एक ऐसा विकास जो निरंतर चले, और इसीलिए यहाँ पर जो संपोषणीय विकास है, सतत विकास है, या सतत विकास के लक्ष्य जो हैं उन सभी पे प्रश्न बनते हैं। आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के अलग अलग लक्ष्य हैं जिसको हम SDG कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। तो उन सभी लक्ष्यों पे क्वेश्चन आता है। पर आप देखें उन लक्ष्यों की अगर आप देखें आप, तो उसमें 17 लक्ष्य हैं। उन 17 लक्ष्यों में गरीबी उन्मूलन है, बेरोजगारी का निवारण है, क्लाइमेट चेंज है, अच्छे शहरीकरण है। तो इन सभी को अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लगभग हर वो चीज़ जिसका संबंध सामाजिक आर्थिक विकास से है उस पर प्रश्न आ सकता है। इसके बाद आप देखें गरीबी और समावेशिता। तो गरीबी उन्मूलन के लिए, समावेशिता के लिए जो भी स्कीम्स हैं उनके ऊपर प्रश्न आते हैं। और जनसांख्यिकी है, इसका मतलब है डेमोग्राफिक, मतलब जनसंख्या से जुड़ा हुआ। और इसमें दरअसल जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है भारत का जो जनसंख्या है या यूपी का पर्टिकुलरली जो पॉपुलेशन पैटर्न है उसमें क्या लिटरेसी है, क्या साक्षरता दर है, कितना माइग्रेशन है, महिलाओं की कितनी भागीदारी है। इन सब पे अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। और खासकर अगर हम देखें जो श्रम बल है, श्रम बल में महिला पुरुष की भागीदारी दर क्या है। और इसलिए क्योंकि यदि महिलाओं की भागीदारी श्रम बल में ज़्यादा होती है तो इसका सीधा संबंध सामाजिक आर्थिक विकास से होता है। तो इन सभी के ऊपर आप प्रश्नों के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही साथ आप देखें सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव। इसका मतलब ये कि सरकार ने, राज्य सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो, इन सभी ने सामाजिक क्षेत्रों के लिए जो भी प्रयास किए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, जो भी स्कीम ली है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं रोजगार के लिए, तो ग्रामीण रोजगार के लिए नरेगा की स्कीम है, खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना है, या अलग अलग मान लीजिए कोई ऐसा असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति है, कोई रेडी चलाता है, कोई मजदूर है, किसी को लोन चाहिए, उसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। तो इन सभी योजनाओं के संदर्भ में प्रश्न आते हैं जिसपे जो उसके फैक्ट्स, फिगर्स, डिटेल्स हैं वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनिशिएटिव्स, कौन कौन सी पहल सामाजिक क्षेत्र के लिए की गई है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखें जो ट्रांसजेंडर्स हैं, महिला है, SC ST OBC है, या माइनॉरिटीज़ है, अल्पसंख्यक वर्ग है, इन सभी के लिए जो भी स्कीम ली गई है उनके ऊपर भी हमको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप देखें दोस्तों, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण की समस्याएं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नगरीकरण की समस्या क्या हैं। जैसे आप देखिए झुग्गियों का जो विस्तार है वो एक समस्या है। कैसे लोगों को झुग्गियों से निकालकर दरअसल एक सही जगह पे प्लेस किया जाए। शहरों का जो सतत शहरीकरण कैसे किया जाए। दरअसल ये जो शहरीकरण है ये इन विकास लक्ष्यों का भी एक प्रमुख लक्ष्य है। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि संक्षिप्त शब्दों में दरअसल पूरे के पूरे सामाजिक आर्थिक विकास,
शहरीकरण, सामाजिक विकास में महिला, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज, इन सब पे फोकस किया गया है। और बाय एंड लार्ज लगभग हर वो चीज आ सकती है जिनका संबंध इन चीजों के ऊपर है। दोस्तों इसके बाद हम दरअसल आगे बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा के सिलेबस में, क्योंकि मुख्य परीक्षा का सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तृत है। तो आइए देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का हमारा क्या सिलेबस है। दोस्तों मुख्य परीक्षा का जो पूरा सिलेबस है उसको बहुत विस्तार से अलग अलग बिंदुओं में बांटा गया है। इसमें दोस्तों जो पहला हमारा पार्ट है, आप देखें कि भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति आयोग आदि की भूमिका। ये खुद में एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें दरअसल हमें पढ़ना होगा कि भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास कैसा रहा, भारत में योजना आयोग ने क्या काम किया, 12 योजनाओं में से मुख्य फोकस किस चीज का था और उन समस्या की उपलब्धियां क्या रही, क्योंकि उन उपलब्धियों की बात करेंगे, उन योजनाओं के विफलताओं की बात करेंगे और विफलता के बाद हम बात करेंगे नीति आयोग की, क्योंकि नीति आयोग इसलिए आया क्योंकि योजना आयोग की योजनाओं में कुछ ना कुछ समस्या तो रही होगी। तो जो पहला हमारे सिलेबस का बिंदु है वहाँ फोकस है दरअसल भारत की योजना के इतिहास पर, जिसपे हमें विस्तार से चर्चा करनी होगी। दूसरा दोस्तों इसमें है गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय एवं समावेशी समृद्धि। दोस्तों प्रीलिम्स के टॉपिक में भी हमने देखा कि सामाजिक विकास, निर्धनता आदि हमारा एक मुख्य फोकस रहा, तो उसी को यहाँ पे आगे बढ़ाया जाएगा और आप देखेंगे कि इस मुख्य परीक्षा के गरीबी के मुद्दों को विस्तार से चर्चा की जाएगी कि निर्धनता के अलग अलग कारण क्या हैं, कुछ पुराने कारण हैं और कुछ उभरते हुए कारण। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन से होने वाला मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन ने भी निर्धनता को बढ़ाया है। इस प्रोसेस से हुआ यह है कि लोगों का पलायन गांवों को छोड़कर शहरों की ओर हुआ है रोजगार की तलाश में, जिससे उनकी गरीबी, अर्बन पुअर की संख्या बढ़ी है। इसीलिए यहाँ पर जो गरीबी के उभरते हुए मुद्दे हैं इन पर हमारा फोकस अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ बेरोजगारी की क्या कारण है बेरोजगारी का, और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि उभरते हुए जो एक मैकेनाइजेशन है, एक मशीनीकरण है, उस दौर में, नए उद्योगों के दौर में जो बेरोजगारी है उसकी समस्या क्या है और क्या कारण है बेरोजगारी का पूरे भारत में। और मुख्य रूप से फोकस करेंगे हम उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के ऊपर कि किन कारणों से यूपी में बेरोजगारी है और कैसे देश के स्तर पर और यूपी के स्तर पर इससे निपटा जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों सामाजिक न्याय, न्याय एक प्रशासन का प्रमुख अंश होता है। प्रशासन को अपने स्तर पर योजनाओं से, समानता से, लोगों की मदद करके उनको उनका अधिकार देकर न्याय देने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो सामाजिक न्याय पर फोकस किया जाएगा कि कैसे जो पिछड़े वर्ग हैं, जो संकुचित वर्ग हैं, उनको कैसे न्याय मिले, कैसे उनको उनका अधिकार मिले जो एक नागरिक के नाते, एक मानव के नाते उनको मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर सामाजिक न्याय और सबसे बड़ी बात समावेशी समृद्धि, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ पर मुद्दा इस बात पे है कि जब कोई वृद्धि हो, किसी देश में कोई प्रगति हो, तो प्रगति में सभी लोगों को साथ लेकर चला जाए और ऐसी प्रगति को हम कहते हैं समावेशी समृद्धि या समावेशी प्रगति। तो यहाँ पर जो दूसरा बिंदु हमारा है वो दरअसल गरीबी, बेरोजगारी, उसके कारण, उसके लिए किए गए प्रयास और सामाजिक न्याय और समावेशी समृद्धि, इन सभी मुद्दों पर हमारी चर्चा विस्तार से होगी जो इस सिलेबस का दूसरा बिंदु है। तीसरा दोस्तों हमारा बिंदु रहेगा सरकार के बजट के अवयव और वित्तीय प्रणाली। तो यहाँ पर दोस्तों दरअसल इस पूरे बिंदु में एक बहुत लंबा डिस्कशन हमारा होगा कि जो सरकार का बजट है, जिसमें केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, तो दोनों के स्तर पर जो बजट बनता है, बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके क्या घटक हैं और कैसे उस बजट के माध्यम से सामाजिक विकास होता है, बजट की अपनी क्या समस्या है, बजट में घाटा होता है, घाटे के कारण सरकार को उधार लेना पड़ता है, उससे आने वाले जो जनरेशन हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी उस बोझ के तले काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दरअसल सरकार के जो बजट हैं उनके क्या क्या घटक हैं, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट और अलग अलग प्रकार के घाटे जैसे राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा आदि। दोस्तों इसके साथ ही साथ अगला अगर आप देखें यहाँ लिखा है वित्तीय प्रणाली।
मतलब यहाँ पे बात होनी है भारत के फाइनेंशियल सिस्टम की, भारत के वित्तीय प्रणाली की। भारत के वित्तीय प्रणाली का मतलब है वो सारा का सारा सिस्टम जिससे हम धन का संचालन करते हैं, धन का संचार होता है, भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल होता है। जैसे आप देखिए बैंकिंग सिस्टम, भारत का बैंक है, भारत के बैंक हैं, आरबीआई है, स्टॉक मार्केट है, इन सभी से भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो चलता है, पैसे का लेन देन होता है, पैसे को निवेश किया जाता है आदि। तो इस छोटे से ही वर्ड में एक तरह से पूरा का पूरा समुद्र छुपा है। इसमें आप देखेंगे कि भारत की बैंकिंग की समस्या, एनपीए जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां होती हैं उनकी समस्या, स्टॉक मार्केट की समस्या, स्टॉक मार्केट के उभरते हुए आयाम, इसके साथ ही साथ जो मुद्रास्फीति है, महंगाई है, समृद्धि है। और अक्सर ऐसा होता है जब समृद्धि होती है, जब ग्रोथ होता है तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती है। तो उस महंगाई को रोकने के लिए सरकार और आरबीआई की क्या भूमिका है, इन पर भी चर्चा होती है, जो दोस्तों इस पूरे पार्ट में किया जाएगा। तो ये अगर आप देखें, ये तीसरा हमारा बुलेट है सिलेबस का, वो खुद में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें सरकार का बजट, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, शेयर मार्केट आदि सारा का सारा समाहित है। और इसीलिए इस मुद्दे को भी बहुत विस्तार से करने की आवश्यकता है। यहाँ से बहुत प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे सरकार का घाटा कैसे कंट्रोल करेंगे, या घाटे का प्रबंधन क्यों किया जाए, घाटे के प्रभाव क्या हैं, और जो घाटा है उसका संबंध भारत की अर्थव्यवस्था से दूरगामी कैसे रहेगा। क्या घाटे को नियंत्रित करने से ही हम कहेंगे ग्रोथ आ गई है? शायद नहीं। और इन सभी बातों पर हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अगले पड़ाव पर। दोस्तों यहाँ पर दरअसल जो सिलेबस है उसमें लिखा है प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, सिंचाई प्रणाली। दोस्तों अभी आप देखोगे आने वाले कुछ समय के लिए एक बड़ा का सिलेबस का पार्ट दरअसल कृषि पर केंद्रित है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इसीलिए एक अच्छा खासा डिस्कशन हमारा इस सिलेबस के माध्यम से कृषि पर केंद्रित होने वाला है। आप अगर देखें यहाँ पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली अलग अलग जो सिंचाई की प्रणाली है, उनकी विधियां हैं, उनके फसलें हैं, उन पर चर्चा होगी कि कैसे अलग अलग मौसम के अनुरूप हम खरीफ, रबी और अन्य फसलों को बोते हैं। और उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में जो प्रणाली है क्रॉपिंग की या फसलों की वो कैसी है, कहीं पर धान है फिर गेहूं है, कहीं पर धान और धान है, कहीं पर गेहूं है और सरसों है। इस तरह से हमको ये देखना होगा कि सिंचाई की विधि क्या है, फसलों की प्रणाली क्या है, क्योंकि सिंचाई की विधि भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर मानसून की कितनी पहुँच है, और जहाँ पे मानसून की पहुँच नहीं है वहाँ पर सरकारों द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो यहाँ पर दरअसल सरकार के जो भी प्रयास हैं सिंचाई के लिए वो भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि उनके ऊपर प्रश्न आते हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके बाद दोस्तों आप देखें कि जैसे जैसे हम अगर हम बात करते हैं फसलों की या सिंचाई की या फसलों के अलग अलग पैटर्न की, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि सब्सिडी की भूमिका क्या रहती है। तो यहाँ पर आप देखें इनसे जुड़ा होगा सब्सिडी का। उससे पहले एक बार देखें हम कृषि उत्पादन का भंडारण। दोस्तों अभी इस समय बहुत चर्चित मुद्दा है किसान के बिलों का, तो हम फार्म लॉज कहते हैं। उसमें अगर आप देखें तो किसानों के लिए उत्पादन से एक समान चैलेंज है उसका विपणन, और विपणन के लिए क्या है, कृषि उत्पादन के साथ साथ उसका भंडारण भी जरूरी है, उसका विपणन जरूरी है। और इस पूरी प्रक्रिया में उनके लिए जो हेल्प है वो आता है फ्रॉम ई टेक्नोलॉजी। अलग अलग मान लीजिए सिस्टम आया, जैसे आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। तो ई नैम एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम यहाँ देखेंगे कि ई तकनीकी क्या है। तो किसानों की सहायता के लिए ई तकनीकी, उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तकनीक, विपणन की तकनीक, और इन सब के पीछे जो सिंचाई के पैटर्न है, सिंचाई का पूरा सिस्टम है, इन सभी बातों पर दोस्तों हमारी चर्चा बहुत विस्तार से होगी। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं इसी के अगले पड़ाव पर, जिसमें हम बात करेंगे सब्सिडी या सहायकी अनुदान, जिसको हम कहते हैं। सरकारें अलग अलग वर्गों को, किसानों को या कमजोर वर्गों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए बहुत प्रकार की सहायकी या सब्सिडीज उपलब्ध कराती है।
तो मित्रों यहाँ पर दरअसल हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सब्सिडीज के ऊपर कि किन किन प्रकारों से खाद्य की, उर्वरक की, बिजली की, अलग अलग सहायकी सब्सिडी सरकार देती है। और यहाँ पर केवल यही नहीं बल्कि ये भी रहेगा कि उस सब्सिडी के प्रभाव क्या हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे अगर हम बात करते हैं सब्सिडी की, तो यदि हमने दिया बहुत ज़्यादा उर्वरक की सब्सिडी, तो उर्वरक की सब्सिडी का मतलब है किसानों के द्वारा उसका जो इस्तेमाल है वो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, जो मृदा है उसका मरुस्थलीकरण, उसका अम्लीकरण ज़्यादा होगा, तो वो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के लिए एक समस्या क्रिएट करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करेंगे जो एमएसपी हम जिसको कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्योंकि हर मौसम से पहले, कृषि सीजन से पहले कुछ फसलों के लिए भारत सरकार के द्वारा एमएसपी का एक घोषणा होता है, ताकि किसानों को पता रहे कि जो मेरी फसल होगी उसका मुझे कितना मूल्य मिलेगा। तो एमएसपी से जुड़े मुद्दे हैं और गंभीर मुद्दे हैं। एमएसपी दोस्तों एक तरफ तो ये बताता है कि किसानों को उनका पैसा मिलेगा या उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, लेकिन दूसरा पहलू ये भी तो है कि एमएसपी अगर बहुत ज्यादा होगा तो सरकार के ऊपर उसका वित्तीय बोझ बढ़ेगा, या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत सरकार के खिलाफ काफी देश एक गुट बनाएंगे कि भारत के द्वारा एमएसपी देने से उत्पादन इतना बढ़ गया कि वैश्विक कीमतें गिर गई हैं, जिससे बाकी देशों के उत्पादकों को उनका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत गंभीर मुद्दे हम लेके आएंगे, डिस्कस करेंगे कि एमएसपी के मुद्दे क्या हैं। इसमें भारत सरकार का अपना सब्सिडी है, किसानों की आय का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो उसके पीछे विवाद है उस पर भी चर्चा होगी। दोस्तों इसके बाद आता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसका उद्देश्य, क्रियान्वयन, परिसीमाएं, उसकी मजबूती आदि। यहाँ पे आप देखें एक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से सरकार गरीब वर्गों को या अन्य वर्गों को भी अनाज या अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करवाती हैं। उसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो यहाँ पे हम बहुत विस्तार से बात करेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, पहली बात तो ये। दूसरा, उसका क्रियान्वयन कैसे होता है, उसमें केंद्र की भूमिका क्या है, उसमें राज्य की भूमिका क्या है, दोनों के बीच में कैसा समन्वय होता है जिसके माध्यम से इस पूरे सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके बाद आता है उसकी सीमाएं, कि उसमें क्या सीमाएं हैं, क्या समस्याएं हैं, और शांता कुमार कमेटी और कुछ ऐसी और समितियां हैं जिसकी हम बात करेंगे जिन्होंने इसको मजबूत करने के लिए सिफारिशें दी हैं। तो यहाँ पर उनको मजबूत करने के साथ साथ हम देखें खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा एक बहुत गंभीर मुद्दा है, एक आवश्यक मुद्दा है, क्योंकि भारत में जितने गरीब हैं अगर आप देखें उनकी संख्या, तो जो डेटा सरकार के द्वारा उपलब्ध है, जो डेटा वर्ल्ड बैंक से आता है, तो भारत में करीब 36 करोड़ लोग कम से कम निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, जिनको भोजन या खाद्य सुरक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। तो खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो भी स्कीम लिए गए हैं, खाद्य सुरक्षा क्यों जरूरी है, उसकी क्या सीमाएं हैं, उसके क्या लाभ हैं, इन सभी पर दोस्तों हम यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं उसके साथ जुड़े बफर भंडार, क्योंकि सरकारें एक भंडार बनाती है, हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास जो धान और गेहूं है उसका एक न्यूनतम भंडार होना चाहिए, क्योंकि उस भंडार से ही कभी आपदा या कोई ऐसी समस्या आती है तो उस भंडार से ही लोगों को राशन दिया जाएगा। और मान लीजिए कभी उत्पादन किसी कारण से विफल रहता है, उत्पादन कम रहता है, तो वैसी स्थिति में बफर भंडार का होना बहुत जरूरी है। कोविड के समय जब काफी समस्या आई थी तो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से बफर भंडार से ही राशन लोगों को अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराया था। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे संबंधित जो तकनीकी अभियान है, टेक्नोलॉजी मिशन है, इस मिशन के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने पर बात है। इसके माध्यम से जो तिलहन है उसके उत्पादन को बढ़ाने की बात है। इसके माध्यम से जो फसलों की उत्पादकता है, इन सभी पर जो टेक्नोलॉजी का मिशन है जो 1980 के बाद हमने शुरू किया, और उससे पहले भी आप देखें हरित क्रांति के दौरान भी तकनीकी माध्यम से जो अनुवांशिक रूप से संशोधित हमारे पौधे हैं, इन सभी के माध्यम से भारत में जो कृषि है, कृषि उत्पादन है, खाद्य सुरक्षा है, इन सब पर काम किया गया।
तो इस बिंदु में दोस्तों एक विस्तृत चर्चा हमारी होगी दरअसल इस बात पर कि कैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि सहायकी काम करती है, कैसे उसके जुड़े मुद्दे आते हैं। दोस्तों आप यहाँ देखें कि यहाँ पर ये दोनों बिंदु दरअसल कृषि से ही संबंधित हैं। इनका संबंध कृषि से ही है, उत्पादन हो, वितरण हो, फूड सिक्योरिटी हो, उसके टेक्नोलॉजी मिशंस हो। और एक मुद्दा और है यहाँ पर, आप देखें खाद्य प्रसंस्करण। दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी क्षमता असीमित है, जो कृषि की बदहाली दूर कर सकता है, जो भारत में विनिर्माण को बढ़ावा दे सकता है। दोस्तों यहाँ पर क्या है, हम बात करेंगे विस्तार से कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग क्या हैं, उनकी सीमा क्या है, उनका अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम लिंकेज क्या है। क्योंकि होता यह है कि आपूर्ति श्रृंखला की अगर हम बात करें, आपूर्ति श्रृंखला का मतलब होता है जहां से उत्पाद हुआ और जहां पर उसकी आपूर्ति होनी है, उस पूरी प्रक्रिया में कितनी इकाइयां लगी हुई हैं, इसको पूरी श्रृंखला कहते हैं। जैसे खेतों से लेकर लोगों के खाने की प्लेट तक, या किसी एक ऐसी दुकान तक जहां से लोग उसको खरीद सकते हैं। तो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का मतलब ये होगा कि कैसे उत्पादन से लेकर उसके वितरण, विपणन और उसके उपभोग तक जो पूरी श्रृंखला है उसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि जब तक आपूर्ति श्रृंखला मजबूत नहीं होगी, उत्पादन कितना भी कर लिया जाए उसका फायदा किसानों को या उपभोक्ताओं को नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए भारत में जो खाद्य प्रसंस्करण है, जो उसके संबंधित उद्योग हैं, इस पर हम एक विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो खाद्य प्रसंस्करण है वो क्या होता है, उसकी क्या समस्या है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, और भारत में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं। जैसे खाद्य जो फूड पार्क है, तो मेगा फूड पार्क एक इसका एग्जाम्पल है, किसान रेल है, कृषि उड़ान है। ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं जो कृषि के विपणन को बढ़ाते हैं, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देते हैं। और इसीलिए हम इस पर एक चर्चा करेंगे कि कैसे उसके स्थान का निर्धारण हो, जिस क्षेत्र में उद्योग लगने वाले हैं उसका आधार क्या हो, क्या वो कच्चे माल के आधार पे हो, चाहे वो बाजार के आधार पे हो, किन आधारों पर उन उद्योगों का जो स्थान निर्धारण है वो किया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो प्रवाह है, कच्चा माल कहाँ से आएगा, फिर बन के कहाँ जाएगा, निर्यात कैसे होगा, इन सभी पर दोस्तों इस पाठ पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक का जो हमारा पाठ है, ये बिंदु हो या फिर इससे पिछली दो बिंदुओं हो, आप देखेंगे ये तीनों एक अच्छा खासा सिलेबस का पाठ हमारा कृषि के पाठ पे केंद्रित है। इसमें उत्पादन, वितरण, सिंचाई, उसका प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण, सब्सिडी, एमएसपी, ये पूरा एक पूरा यूनिवर्स इसमें दोस्तों कवर हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं अन्य मुद्दों की, जैसे भारत में आज़ादी के बाद भूमि सुधार। यहाँ पर दरअसल हमारा जो डिस्कशन होगा वो बहुत विस्तृत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम ऐतिहासिक रूप से जमींदारी, जोतवाड़ी, महलवाड़ी सिस्टम जो पहले होता था किसानों से लगान वसूलने का, उनसे शुरू करते हुए वर्तमान में जो भूमि सुधार है उसके लिए क्या किए गए हैं, उनमें क्या समस्या है, क्या चुनौतियां हैं, इन पे चर्चा विस्तार से करेंगे। तो भारत में आज़ादी के बाद, क्योंकि वर्तमान में कोई भी अगर रिफॉर्म लिया जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो रिफॉर्म अचानक से लेंगे। उसमें होता ये है कि पुरानी ऐतिहासिक समस्याओं को दूर करने के लिए वर्तमान में कुछ रिफॉर्म लिए जाते हैं। और इसीलिए आज़ादी के बाद से जो सुधार किए गए हैं उसको समझने के लिए आज़ादी से पहले जो समस्या होंगी उस पर भी चर्चा करना जरूरी है, तभी हमारे उत्तर में एक स्पष्टता झलकेगी। दोस्तों इसके बाद आता है भारत में वैश्वीकरण, उदारीकरण के प्रभाव। आप यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा हमारा एक ऐसा चैप्टर ही कह सकते हैं इसको आप, जिसमें भारत के विदेशी व्यापार, भारत के विदेशी व्यापार का इतिहास और भारत में विदेशी जो भुगतान का संतुलन है उसका संकट, इन सभी से हमारा डिस्कशन शुरू होगा और वहाँ पे जाएगा कि भारत में कब औद्योगिकरण या निजीकरण या वैश्वीकरण को अपनाया गया, क्यों अपनाया गया, और जब हमने अपना लिया उदारीकरण या वैश्वीकरण तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे अलग अलग वर्गों पर। क्योंकि यहाँ पर दरअसल क्या है, ये एक ऐसा पाठ है जो बताता है कि हमने 1990 से अपने उद्योगों में, अपने इंडस्ट्रीज में, अपनी कार्य प्रणालियों में, निर्यात में, अपने
विदेशी व्यापार में काफ़ी परिवर्तन किया। तो उसका प्रभाव क्या पड़ा उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो औद्योगिक नीति है उसमें क्या परिवर्तन हुए। 1948 में हमने पहली नीति बनाई, उसके बाद से 1956 में बनाई, 1960 के दशक से बढ़ते बढ़ते 2014 में जब मेक इन इंडिया आया तो हमने कैसे अपनी नीतियों में परिवर्तन किया और उसके क्या प्रभाव पड़े भारत में उद्योगों के संवर्धन पे। क्योंकि भारत में हम जानते हैं और हम देखेंगे कि उद्योगों का जो कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में है, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है। हमारे उद्योग हमारी जीडीपी में हार्डली 24% कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट समझना कि भारत की जो जीडीपी है या भारत के जो उद्योग हैं उनमें क्या परिवर्तन किए गए हैं और क्या किए जाने चाहिए, ताकि उनका जो श्रेय है, जो उनका योगदान का हिस्सा है, वो जीडीपी में पहले से तुलना में बढ़े। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे उदारीकरण की योजनाओं के ऊपर, और इसके बाद हमारा जो डिस्कशन आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना के ऊपर। दोस्तों आधारभूत संरचना किसी भी अर्थव्यवस्था की एक रक्त धारा होती है, आर्टरी होती है, और यदि उसको डेवलप नहीं करेंगे तो उत्पादन कितना भी हो वो बाजार तक नहीं पहुंचेगा, या बाजार की मांग उस जगह नहीं पहुंचेगी जहां से उत्पादन को या मांग को पूरा किया जाना है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन रहेगा कि भारत में आधारभूत संरचना, जिसमें मेन फोकस उत्तर प्रदेश का भी होगा कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, रोड में, रेलवे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। सबसे बड़ी बात, क्या क्या आधारभूत संरचना के विकास की बाधा है, किन कारणों से उसका विकास नहीं हो पाता और कैसे उस बाधा को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन सभी को दोस्तों हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में विशिष्ट ज्ञान का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है या मेरठ एक्सप्रेसवे है या कोई भी ऐसी डिफेंस कॉरिडोर है, तो डिफेंस कॉरिडोर क्या है या एक्सप्रेसवेज क्या है या अलग अलग जो रेलवे की परियोजनाएं हैं उनमें क्या किया गया, उससे कैसे जनजीवन में चेंज आया, अर्थव्यवस्था में चेंज आया, इन सब पे विस्तार से बात होगी। दोस्तों यहाँ तक तो हमारा जो डिस्कशन है वो भारत के सामान्य डिस्कशन को दर्शाता है, जिसमें हमने देखा कि हम यहाँ तक के डिस्कशन में दरअसल बात करेंगे कि भारत की कृषि है, भारत का उद्योग है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर भारत में नियोजन का इतिहास है, उसकी उपलब्धियां हैं और गोल्स हैं विकास के, समृद्धि है, समावेशी विकास है, भारत की वित्तीय पूरी सिस्टम है। लेकिन अब हम अंत में हम देख रहे हैं कि हमारे सिलेबस का एक अच्छा खासा पार्ट ये भी है जिसका फोकस उत्तर प्रदेश है, कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हमें बात करनी होगी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सामान्य विवरण। तो इस पूरे पार्ट में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका विवरण हम करेंगे, जिसमें ये होता है कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, कृषि का कितना योगदान है या सेवा का कितना योगदान है, उद्योगों का कितना योगदान है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा है, असंगठित क्षेत्र कितना है, या राज्य का स्टेट बजट का साइज कितना है, राज्य के बजट में घाटा कितना है, कितनी बेरोजगारी है, महिलाओं की कितनी भागीदारी दर है, कितनी बेरोजगारी दर है। तो इस पार्ट में दरअसल उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उस पर हमारा मुख्य फोकस होगा, और साथ ही साथ राज्य के बजट के बारे में, राज्य के कृषि, उद्योग और आधारभूत संरचना को हम बहुत विस्तार से आंकड़ों के साथ समझेंगे कि ये अर्थव्यवस्था है कृषि की, उद्योग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, जनसंख्या जो पॉपुलेशन है उसकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और भौतिक संसाधनों का महत्व। क्योंकि किसी भी राज्य में हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर रक्त धारा होती है, यदि भौतिक संसाधन नहीं होंगे तो राज्य का आर्थिक विकास संभव नहीं है। साथ ही साथ मानव संसाधन और कौशल विकास। तो मानव संसाधन मतलब जो पॉपुलेशन हमारा है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स है, वो कितना है, उसमें साक्षरता की दर कितनी है, और कैसे उस पॉपुलेशन, उस संसाधन का सर्वोत्तम इस्तेमाल करके हम उत्तर प्रदेश राज्य को एक बेहतर राज्य बना सकते हैं, और कैसे सरकार के द्वारा किन उपायों से कौशल विकास पर काम किया जा रहा है, सरकार के क्या कार्यक्रम हैं और क्या कल्याणकारी योजनाएं वहाँ की सरकार चलाती है जो सभी वर्गों को साथ लेके चले। इसके साथ ही साथ दोस्तों बात होगी हमारी कि उत्तर प्रदेश के कृषि, बागवानी, वानिकी आदि की जो मुद्दे हैं उनको हम
इस पे टच करेंगे। तो मित्रों यहाँ पर आप देखें कि इस पूरे पार्ट में हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो उत्तर प्रदेश को एक फोकस बना के रहेगा। तो दरअसल अभी तक के जो डिस्कशन जब हम इसको करेंगे, जब हम भारत की डिस्कशन करेंगे, तो उसके साथ ही साथ हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी चर्चा करेंगे ताकि एक अच्छी लिंकेज आपको मिल सके। और साथ ही साथ इसमें होगा क्या कि एक बार जब पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की समस्याएं कुछ प्रिसाइज होती हैं। किसी भी राज्य की हम बात करें तो राज्य की अपनी विशेष समस्याएं हैं, किंतु कुछ समस्या कॉमन भी होती हैं जो सभी उद्योगों, सभी क्षेत्रों के साथ जुड़ी होती हैं। इसीलिए दोनों को साथ लेके चलने से भारत के संदर्भ में और राज्य के संदर्भ में जो भी आर्थिक समस्या है, चुनौतियां हैं, विकास के मुद्दे हैं और साथ ही साथ जो भी प्रयास है उनको दोस्तों हम इसमें कवर करेंगे। दोस्तों ये था हमारा उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस का जो मेंस मुख्य परीक्षा, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा है उसका हमारा सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आप मेंस को देखें तो मेंस के सिलेबस में काफ़ी विस्तार है, काफ़ी एक विस्तृत चर्चा है, जबकि पीटी में संक्षिप्त है। किंतु संक्षिप्त का मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई दायरा छोटा हो जाएगा, हमें पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक वर्ड से भी पूरी अर्थव्यवस्था को निकाला जा सकता है। अगर मैं कह दूं आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास खुद में पूरी की पूरी इकोनॉमी है, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था है, जहाँ से हर वो चीज़ आ सकती है जो आर्थिक विकास को कंट्रीब्यूट करेगी। इसीलिए दोस्तों हम विस्तार से हर मुद्दों पर टच करते हुए अपने सिलेबस को अपने कोर्स में कवर करेंगे। धन्यवाद।